तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक गुलाम सिंहासन तक पहुंच जाता है और इतिहास का पूरा रुख ही बदल कर रख देता है। नहीं नहीं, ये कोई परी कथा नहीं है। ये है दिल्ली सल्तनत की सच्ची और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली कहानी। ये सवाल सुनने में कितना अजीब लगता है ना। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये तो सत्ता, ताकत और समाज के हर नियम को चुनौती देता है। आज हम इसी नामुमकिन से लगने वाले सफर की पूरी कहानी जानेंगे। तो इस सवाल का जवाब कहां से शुरू होता है? इसकी जड़ें हैं हिंदुस्तान के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जहां एक बहुत बड़े टकराव ने एक बिल्कुल नए दौर का दरवाजा खोल दिया। तराइन का मैदान वो सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं था, वो तो आप कह सकते हैं एक पूरी की पूरी तहजीब के बदलने का गवाह था। वहीं पर सदियों पुरानी राजपूत ताकत का दौर खत्म हुआ और एक नई बाहरी ताकत ने दिल्ली में अपनी जगह बना ली, जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए बदलने का काम किया। तो फर्क क्या था? देखिए, ये सिर्फ राजाओं का बदलना नहीं था, ये तो जैसे दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थे भारतीय शासक जिनकी सत्ता परंपराओं पर टिकी थी, और दूसरी तरफ थे ये नए तुर्क शासक जो अपने साथ एक बिल्कुल अलग भाषा, एक नया धर्म और राजकाज का एक नया तरीका लेकर आए। और हाँ, अपने साथ वो एक नया खिताब भी लाए जो उनकी ताकत की पहचान बनने वाला था, सुल्तान। ठीक है, सुल्तान का खिताब तो आ गया, पर इस गद्दी पर बैठेगा कौन? इसका जवाब इतिहास के सबसे हैरान करने वाले मोड़ों में से एक है। तो कहानी शुरू होती है मोहम्मद गौरी से। अब देखिए, गौरी का तरीका बड़ा ही अलग था। उसने अपने जीते हुए इलाकों को चलाने के लिए अपने रिश्तेदारों या बड़े सरदारों पर भरोसा नहीं किया। नहीं, उसने चुना एक बिल्कुल ही अलग रास्ता, अपने खास गुलाम अधिकारी। और फिर 1206 में कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। गौरी की अचानक मौत हो जाती है। अब सोचिए, सत्ता का केंद्र खाली, हर तरफ अफरा तफरी, कौन संभालेगा सब कुछ? कोई राजकुमार, कोई बड़ा जनरल? नहीं, सामने आता है गौरी का ही एक गुलाम अधिकारी, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो इस मौके का फायदा उठाता है और खुद को हिंदुस्तान का शासक घोषित कर देता है, और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत का जन्म होता है। ऐबक ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन इसके बाद जो शासक आया, इल्तुतमिश, उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने दिल्ली को राजधानी बना दिया। अब ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था। पूरी दुनिया को ये बताना था कि ये कोई लूटपाट के लिए आया राज नहीं है, ये एक स्थायी साम्राज्य है जिसका दिल अब दिल्ली में धड़केगा। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल जरूर मन में आता है, एक गुलाम आखिर शासक कैसे बन सकता है? ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें गुलाम शब्द को आज के चश्मे से देखना बंद करना होगा। देखिए, आज जब हम गुलाम शब्द सुनते हैं तो मन में एक बेबस, मजलूम इंसान की तस्वीर आती है, पर दिल्ली सल्तनत के कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द का मतलब बिल्कुल ही अलग था। ये कोई आम मजदूर नहीं थे, ये तो समझिए तुर्किस्तान से लाए गए वो नौजवान थे जिन्हें खास तौर पर जंग लड़ने और राजकाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये एक तरह के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट थे। और ये बात इस कोड से बिल्कुल साफ हो जाती है। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इन गुलामों को सच में सबसे ऊंचे और जिम्मेदारी वाले पद दिए जाते थे। वो सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि साम्राज्य के पिलर थे। गवर्नर, जनरल और हाँ, जैसा हमने देखा, सुल्तान तक बने। यहाँ काबिलियत जन्म से ज्यादा मायने रखती थी। तो ठीक है, सुल्तान तो बन गए, लेकिन क्या काम यहीं खत्म हो गया? अरे नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। सुल्तान का ताज पहनना, फूलों की सेज पर चलना नहीं था, वो तो कांटों का ताज था। मतलब ताकत हासिल कर लेना एक बात है, पर उसे संभाल कर रखना, उसे बनाए रखना, वो असली इम्तिहान था। सिंहासन पर बैठना हिम्मत का काम था, पर उस पर टिके रहना, वो तो लगभग नामुमकिन सा लगता था। हर तरफ खतरे ही खतरे थे। तो ये दबाव आते कहां से थे? देखिए, एक तो थे तुर्क और अफगान सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था। ये आपस में ही सत्ता के लिए खिचड़ी पकाते रहते थे। फिर हर वक्त साजिशों का डर बना रहता था। कौन कब कहां छुरा घोंप दे, कोई नहीं जानता था। ऊपर से जो धार्मिक वर्ग था, उलेमा, उन्हें भी खुश रखना जरूरी था। और इन सब के बीच आम जनता के विद्रोह का खतरा तो हमेशा सर पर मंडराता ही रहता था। तो कुल मिलाकर एक सुल्तान का राज तीन चीजों के एक बहुत नाजुक से बैलेंस पर टिका था। एक, उसकी फौजी ताकत। दो, राजकाज चलाने की उसकी अपनी काबिलियत। और तीन, जो शायद सबसे जरूरी था, वो था शक्तिशाली अमीरों का नाजुक सा समर्थन, जो कभी भी किसी भी वक्त हाथ से फिसल सकता था।
इतनी सारी मुश्किलें, इतने सारे दुश्मन, ये सब देखकर तो यही लगता है कि भाई ये सल्तनत तो कुछ ही सालों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई होगी। पर सच तो कुछ और ही है, और काफी हैरान करने वाला है। तो सवाल ये है कि वो टिके कैसे। इसका जवाब है एक मजबूत सिस्टम बनाने में। उन्होंने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, टैक्स वसूलने और न्याय देने का एक तरीका बनाया, और एक ताकतवर फौज खड़ी की जो इन सारी चुनौतियों का सामना कर सके। उन्होंने एक सिस्टम बनाया। और ये सिस्टम कितना कामयाब रहा? इसका जवाब है ये नंबर, 320 साल। जरा सोचिए, 320 साल तक दिल्ली सल्तनत ने राज किया। उस जमाने में जहां सल्तनतें बनती और बिगड़ती थीं, ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और इन 320 सालों में कोई एक डायनेस्टीज नहीं, बल्कि 5 अलग-अलग राजवंशों ने दिल्ली पर हुकूमत के। मामलुक यानी गुलाम वंश से शुरू होकर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी वंश तक। हर एक की अपनी कहानी, अपनी चुनौतियां थी, लेकिन सल्तनत चलती रही। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, सत्ता पाना ज्यादा मुश्किल है या उसे बनाए रखना? दिल्ली सल्तनत की ये पूरी कहानी हमें बताती है कि ये दोनों ही काम पहाड़ चढ़ने जैसे हैं। पर शायद असली सबक ये है कि सबसे लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्य वो नहीं होते जिनके पास सबसे ताकतवर फौज होती है, बल्कि वो होते हैं जो बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना और शासन करना जानते हैं।